नतीजे बताएगा जैसा मोदी जी चाहेंगे। लेकिन आज की तारीख में देखिए मामला यहां पलट गया है। वही दिग्विजय सिंह जी न्यूज से जुड़े थे और वो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो जनादेश सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाँ ईवीएम कभी कभी गड़बड़ी करता है। बिल्कुल। और देखिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। टीकमगढ़ से बीजेपी ने अपनी सीट को जीत लिया है। बीजेपी के वीरेंद्र कुमार यहां से जीते हैं। वीरेंद्र कुमार 4,03,000 वोटों से यहां से जीते हैं। तो आज का जो दिन है उसमें चाहे विपक्षी दल के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, कई दिग्गज हारे हैं, कई दिग्गज जीते हैं। कई का जो अंतर है जो माना जा रहा था लाखों में होगा वो उतना बड़े अंतर से नहीं जीते हैं। लेकिन हाँ बड़ी उठापटक इस 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में जरूर दिखाई दिया है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, यानी यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है। जो सबसे बड़ी खबर है वो छिंदवाड़ा को लेकर है प्रत्युष, क्योंकि छिंदवाड़ा को कांग्रेस का कमलनाथ का गढ़ माना जाता था। पिछली बार वहां पर उनके बेटे नकुलनाथ ने यहां पर सीट जीती थी। तब जीती थी जब उस वक्त बीजेपी की प्रचंड लहर थी। 28 सीट बीजेपी जीत चुकी थी, लेकिन उस किले को उस छिंदवाड़ा को बीजेपी हिला नहीं पाई थी। लेकिन इस बार आप देखिए कि दूसरी जगह पर जहां पर बीजेपी को बहुत उम्मीद थी वहां झटका मिला है। एमपी में कांग्रेस के उस गढ़ को भी बीजेपी ने भेद दिया है, यानी कि छिंदवाड़ा सीट भी बीजेपी के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और प्रत्युष यहाँ पर यह चर्चा जरूर होनी चाहिए कि अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। उधर मध्य प्रदेश कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी कमलनाथ के ऊपर थी। आप विधानसभा चुनाव जिता नहीं पाए, लोकसभा चुनाव में आपका इतना खराब प्रदर्शन, जो आपके खुद के बेटे की सीट है नकुलनाथ की, वो आप नहीं बचा पाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अब एक नई रणनीति के साथ अपने इन पुराने नेताओं को के लिए सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मुकेश केजरीवाल जो कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ यहां पर फिरोज बख्त साहब मौजूद हैं, मेरे साथ यहां पर। दोस्तों आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लोकसभा में चुनाव में कौन बनेगा बीजेपी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। दोस्तों बीजेपी ने बना रखी है 3 सीटों में बहुत ज़्यादा पकड़। दोस्तों यूपी से बीजेपी निकल चुकी है, गुजरात से बीजेपी निकल सकती है, कांग्रेस की होने वाली है, कांग्रेस हार सकती है। दोस्तों क्या बताएं। देखने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आज पता चल जाएगा कौन बनेगा पीएम। दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बनेगा पता नहीं है। आज देखते रहिए हमारे साथ फुल वीडियो देखिए दोस्तों, पता चल जाएगा। लास्ट तक देखिए वीडियो, पता चल जाएगा कौन बनेगा आज का प्रधानमंत्री। दूसरी बात आपने बात की है बयानों की। देखिए ऐसा है, एक अंग्रेजी की कहावत है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मैं कहूँगा एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड इलेक्शन। वो इस तरह के एंटी मुस्लिम बयानात आए, मैं समझता हूँ उससे परहेज करना चाहिए। कोई भी, चाहे वो साउथ में एंटी हिंदू बयान आए कि ये पार्टी बीमारी है, मच्छर है, या फिर इस तरफ से आए कि ज्यादा बच्चे देने वाले। मैं कहता हूँ कि देखिए ये जो मुल्क है, भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है, कृपा श्री राम की, कान्हा का प्यार है, ये स्पिरिट है हमारी। और इसी स्पिरिट से हिंदुस्तान जो है सदियों से। आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। इस वक्त यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है सीटों को लेकर के कि कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे। यूपी में ये देखिए तस्वीरों में, यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर चल रही थी। उत्तर प्रदेश में हो गया ये आंकड़ा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। और ये देखिए सीटें भी हम आपके सामने बता रहे हैं। 34 सीट समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। कहां बीजेपी कह रही थी 70 प्लस, यूपी में बीजेपी 35 सीटों पर आगे है। बहुत ही कांटे का मुकाबला किया है। 5वीं बार लगातार जिताने का मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है। कार्यकर्ता को दूंगा जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रहीं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हिम्मत, हौसला और उनका मनोबल वो बढ़ाती रहीं। मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पार्टी ने आज 100% स्ट्राइक रेट।
तो प्रत्युष, चिराग पासवान जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जो है उसने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन बहुत उलटफेर वाला ये लोकसभा के नतीजे रहे हैं। हमारे साथ कर्नाटक से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। कर्नाटक से बड़ी खबर क्या है, ये देखिए स्क्रीन पर। गुलबर्ग से कांग्रेस ने चुनाव यहां पर जीत लिया है। यहां पर इस बार जेडीएस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के राधाकृष्ण ने ये सीट जीती है। कर्नाटक से 6,52,000 का ये फासला है, इतने मतों के अंदर से उन्होंने चुनाव जीता है। हावेरी से मुंबई जीत हावेरी से जी। बस देश भर में लोकसभा की सभी 543 सीटों के ऑफिशियल नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इस जीत के साथ ही जहां करीब करीब हर पार्टी में जश्न का माहौल है, वहीं अब आगे की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हलचल का पूरा सेंटर दिल्ली है। आज प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर सुबह 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में मोदी 3.0 के एजेंडे पर चर्चा होगी। साथ ही आज दिल्ली में जहां एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों गठबंधनों का बैठक है, वहीं नतीजों की बात करें तो एनडीए को 294 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करते हुए 99 सीटें जीतकर संसद पहुंची है। उसके सहयोगियों के साथ इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली। 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो 29 सीटों के साथ टीएमसी चौथे नंबर पर है। डीएमके को 22 तो टीडीपी को 16 सीटें हासिल हुई हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर है, चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में हलचल काफी तेज है। 10 सालों से सत्ता का इंतजार कर रही कांग्रेस उम्मीदें तलाशने की कोशिश में है और इसके लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। आज शाम होने वाली इस बैठक में तय किया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। पांच तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। कांग्रेस 99 सीटें जीतने के बाद जश्न में डूबी है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के प्रदर्शन से गदगद है। ममता से लेकर स्टालिन तक सब जीत के जोश से लबरेज हैं और इन सभी के जोश का आलम यह है कि अकेले बीजेपी जितनी सीटें न लाने के बावजूद भी दिल्ली में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। आंकड़ा देखिए, एनडीए 294 सीटें जीत चुका है, जिनमें अकेले बीजेपी के 240 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस की 99 सीटों की मदद से इंडिया अलायंस के पास कुल 232 सीटें हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। इस बैठक में जीत का सेहरा बंधवा रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो रहेंगे ही, टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एसपी की तरफ से खुद अखिलेश यादव शामिल होंगे, तो आरजेडी से तेजस्वी यादव सरकार बनाने की माथापच्ची का हिस्सा बनने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी की तरफ से खुद उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच रहे हैं। डीएमके के चीफ एमके स्टालिन, जेएमएम से चंपई सोरेन, लेफ्ट पार्टियों में से डी राजा, सीताराम येचुरी, दीपंकर भट्टाचार्य के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल गांधी का संकेत साफ है कि इंडिया गठबंधन केंद्र की कुर्सी की दौड़ में शामिल होने जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे तो हो जाएगा। जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। बातचीत जरूर करूंगा, मेरे और ममता दीदी की बात हुई है और सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे। सीटें कम होने के बाद भी सरकार कैसे बनेगी, इसका फॉर्मूला भी उद्धव ने निकाल लिया है।
खबर है कि एनसीपी चीफ शरद पवार बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे और उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए मनाएंगे। शरद पवार ने अभी पीएम पद पर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सरकार बनाने की कोशिशों को उनका पूरा समर्थन है। सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस के समीकरण को समझिए। इंडिया अलायंस के पास अभी 232 सीटें हैं। उन्हें अगर टीडीपी की 16 है और नीतीश की पार्टी के 12 सांसदों का समर्थन मिल जाता है तो ये नंबर 260 तक पहुंचता है। इसके बाद भी इंडिया अलायंस को जोर लगाना होगा। इस बार बंगाल में एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी का सिक्का चला। तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी को पीछे धकेल दिया है। ममता ने अब मोदी और अमित शाह को इस्तीफा देने की नसीहत दी है। साथ ही कहा कि वो केंद्र में इंडिया की सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगी। I will certainly help the India team, and I have already discussed the matter with so many people. I will try to see that Modi is out and India is in, because if India is in, the people will be safe, the country will be safe, and I think India has that capacity. नंबर कम है, लेकिन इंडिया अलायंस को इस जीत ने इतने जोश से भर दिया है कि उन्हें बस अब दिल्ली की कुर्सी दिखाई दे रही है। People have rejected BJP and its disastrous policies, and people look for a change. And India bloc is capable of providing a change of government, alternate viable government, which will be pro-people. I hope President will use her powers in accordance to the Constitution. Let us hope people are looking for a change. इस वक्त चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। बीजेपी जानती है कि अगर नीतीश या नायडू पाला बदले तो मामला फंस सकता है। इसलिए काउंटिंग के साथ ही बीजेपी की कोशिशों की झलक पीएम मोदी ने अपने विजय भाषण में दे दी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी चुनावी नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से फोन पर बात कर चुके हैं। इंडिया अलायंस सरकार बनाने की कोशिश करेगा या फिर विपक्ष में बैठेगा, इस पर अखिलेश यादव अभी चुप है। खड़गे जी, आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से
कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। Rahul ji, although the NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? We
as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस को ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। सर, खरगे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए जयराम जी राहुल जी, खरगे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, आपकी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या है? नहीं, देखिए, हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए बीजेपी
लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरी लाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। और उत्तर प्रदेश में तो विपक्षी गठबंधन ने कमाल ही कर दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में 43 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली। इस प्रचंड जीत में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम परिवार का जलवा भी देखने को मिला। इस चुनाव में राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर मुलायम परिवार के लोगों ने चुनाव लड़ा और उनमें कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद शामिल हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव और मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा और दोनों ने अपनी अपनी सीट पर बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन समर्थकों के विरोध की वजह से ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। कन्नौज से तो अखिलेश यादव ने मतदान से ठीक पहले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था, जबकि इस सीट से उन्होंने पहले अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को टिकट दी थी, जो सही साबित हुआ। उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक को पटकनी दे दी। चुनाव प्रचार के दौरान भी अखिलेश यादव ने यूपी में ऐतिहासिक जीत का दावा किया था और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हालांकि 2019 में डिंपल यादव इसी सीट से सुब्रत पाठक से करीबी मुकाबले में हार गई थी, जबकि कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। और कन्नौज की तरह मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के जयवीर सिंह को करीब 2 लाख वोट के अंतर से करारी मात दी। मतलब मैनपुरी में डिंपल यादव का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। जबकि नतीजों से पहले यह दावा किया जा रहा था कि इस सीट पर बीजेपी के जयवीर सिंह और डिंपल यादव के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन नतीजे आने के बाद यह साफ हो गया कि डिंपल यादव के सामने जयवीर सिंह कहीं टिके ही नहीं। पिछले चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद डिंपल यादव इस सीट से सांसद चुनी गई थी। इस बार भी अखिलेश यादव ने उन्हें इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसके बाद भी चुनाव प्रचार में डिंपल यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उनकी बेटी अदिति यादव ने तो अपनी मां को चुनाव जिताने के लिए प्रचार की कमान संभाल ली थी। इसके लिए वो लंदन से अपने कॉलेज से 1 महीने की छुट्टी लेकर आई थी। लेकिन इस सीट पर बीएसपी ने इटावा से विधायक रहे शिव प्रताप यादव को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया था, क्योंकि वो भी यादव समुदाय से आते हैं और इसीलिए यादव समुदाय के वोटरों के छिटकने का खतरा बना हुआ था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और डिंपल यादव ने इस सीट पर करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। और मैनपुरी की तरह आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी मुलायम परिवार से आने वाले धर्मेंद्र यादव ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्मों के एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। जबकि निरहुआ 2022 में इसी सीट पर हुए उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को हरा चुके हैं, लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव ने अपनी उस हार का बदला लेते हुए उन्हें करारी मात दी। पिछले चुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में भी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अखिलेश यादव के सीट छोड़ने के बाद आजमगढ़ पर बीजेपी का कब्जा हो गया था, लेकिन इस बार आजमगढ़ के वोटरों ने उन्हें नकार दिया। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। चुनावी जानकार मानते हैं कि इन दोनों समुदाय के वोटर्स ने धर्मेंद्र यादव के पक्ष में एक मुश्त वोट डाले। हालांकि निरहुआ भी यादव समुदाय से आते हैं, यहाँ तक कि उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां रैली की थी। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव की रणनीति के आगे बीजेपी वहां ढेर हो गई और निरहुआ को धर्मेंद्र यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा सीट भी मुलायम परिवार के खाते में चली गई। इस सीट पर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार विश्वदीप सिंह को करीब 90,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार मुलायम परिवार से आने वाले अक्षय यादव ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी से छीन ली। वैसे 2014 के चुनाव में अक्षय यादव इस सीट से सांसद चुने जा चुके हैं, लेकिन 2019 में फिरोजाबाद में उन्हें करारी हार मिली थी। उस दौरान ये दावा किया गया था कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव के झगड़े की वजह से फिरोजाबाद सीट समाजवादी पार्टी के हाथों से निकल गई थी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी। और तो और वो फिरोजाबाद से ही अक्षय यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए थे। माना यह गया था कि शिवपाल यादव और अक्षय यादव के बीच समाजवादी पार्टी के वोटर बंट गए थे, उसकी वजह से बीजेपी के चंद्रसेन जादौन ने बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार शिवपाल यादव अपने भतीजे अक्षय यादव के साथ हैं और उन्होंने उनके लिए वहां प्रचार भी किया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से इस बार अक्षय यादव ने बीजेपी के विश्वदीप सिंह को मात दे दी।
और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा सीट की तरह ही मुलायम परिवार ने बदायूं में भी जीत का परचम लहरा दिया। मतलब बदायूं लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी ने अपनी झोली में डाल ली। इस सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि उनसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनके पिता शिवपाल यादव को बदायूं से पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया था, लेकिन उन्हें बीजेपी की उम्मीदवार संघमित्र मौर्य ने हरा दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी थी। टिकट कटने के बाद बदायूं में एक सभा के दौरान संघमित्र मौर्य की आंखों से आंसू तक छलक उठे थे, क्योंकि बीजेपी ने बदायूं लोकसभा सीट से उनकी जगह दुर्विजय सिंह शाक्य को उतार दिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की तगड़ी रणनीति के आगे बीजेपी का बदायूं में हर दांव फेल साबित हुआ। हालांकि चुनावी जानकार बदायूं लोकसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी बता रहे थे, लेकिन पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे आदित्य यादव बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य पर भारी पड़ गए। असल में इस इलेक्शन में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। यूपी के नतीजे अप्रत्याशित हैं। बीजेपी जिसके पास 62 सीटें थी वो 33 पर आ गई और समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर पहुंच गई। कांग्रेस को भी फायदा हुआ, यूपी में 6 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश की 403 की असेंबली में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में अब कांग्रेस की 6 सीटें हो जाएंगी। बीएसपी एक बार फिर फेल हुई, बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया। राहुल गांधी और शरद पवार ने कहा कि यूपी के लोगों ने कमाल कर दिया है। वाकई में यूपी के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। अमेठी में स्मृति ईरानी 1,67,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हार गई। कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति को हराया। अमेठी के अलावा रायबरेली सीट से राहुल गांधी 3,89,000 से ज्यादा वोटों से जीते। यूपी के ज्यादातर इलाकों में जो बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, वहां बीजेपी की हार हुई। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी में बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लगे। अखिलेश यादव की रणनीति काम कर गई। बीजेपी के नेताओं को अब तक ये समझ नहीं आया है कि गलती कहां हुई, इतना बड़ा सदमा कैसे लगा। हालत यह है कि फैजाबाद की सीट, जिसमें अयोध्या की नगरी आती है, जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, वहां भी बीजेपी की हार हुई। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी हार गए। सुल्तानपुर में मेनका गांधी हार गई। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से हार गई। अखिलेश यादव के परिवार के जो 5 मेंबर चुनाव लड़ रहे थे, वो 5 जीत गए। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य, फिरोजाबाद से रामगोपाल के बेटे अक्षय, आजमगढ़ से धर्मेंद्र और मैनपुरी से डिंपल और कन्नौज से खुद अखिलेश चुनाव जीते। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई अमेठी के रिजल्ट की। स्मृति ईरानी ने पिछले इलेक्शन में राहुल गांधी को हराकर सबको चौंका दिया था। इस बार गांधी नेहरू परिवार के विश्वास पात्र किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति को हरा दिया। यूपी में मिली जीत पर राहुल गांधी में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार कमाल हो गया। अमेठी की जनता ने दिखा दिया कि बड़बोलापन ज्यादा वक्त नहीं चलता। बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं, वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टेनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है।
जो यहां पीछे छुपी हुई है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी। स्मृति ईरानी ने भी किशोरीलाल शर्मा को जीत की बधाई दी। स्मृति ने कहा कि उन्होंने अमेठी में 5 साल पूरी लगन से काम किया, लेकिन उनकी हार क्यों हुई, पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। स्मृति ने कहा वो अमेठी छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है, यहीं रहेंगी और अमेठी के लोगों की सेवा करती रहेंगी। 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। नतीजे बताएगा जैसा मोदी जी चाहेंगे, लेकिन आज की तारीख में देखिए मामला यहां पलट गया है। वही दिग्विजय सिंह जी न्यूज से जुड़े थे और वो कह रहे थे कि नहीं ये तो जनादेश सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाँ, ईवीएम कभी कभी गड़बड़ी करता है। बिल्कुल। और देखिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। टीकमगढ़ से बीजेपी ने अपनी सीट को जीत लिया है। बीजेपी के वीरेंद्र कुमार यहां से जीते हैं। वीरेंद्र कुमार 4,03,000 वोटों से यहां से जीते हैं। तो आज का जो दिन है उसमें चाहे विपक्षी दल के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, कई दिग्गज हारे हैं, कई दिग्गज जीते हैं, कई का जो अंतर है जो माना जा रहा था लाखों में होगा वो उतना बड़े अंतर से नहीं जीते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी उठापटक इस 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में जरूर दिखाई दिया है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, यानी यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है। जो सबसे बड़ी खबर है वो छिंदवाड़ा को लेकर है प्रत्युष, क्योंकि छिंदवाड़ा को कांग्रेस का कमलनाथ का गढ़ माना जाता था। पिछली बार वहां पर उनके बेटे नकुलनाथ ने यहां पर सीट जीती थी, तब जीती थी जब उस वक्त बीजेपी की प्रचंड लहर थी। 28 सीट बीजेपी जीत चुकी थी, लेकिन उस किले को, उस छिंदवाड़ा को बीजेपी हिला नहीं पाई थी। लेकिन इस बार आप देखिए कि दूसरी जगह पर जहां पर बीजेपी को बहुत उम्मीद थी वहां झटका मिला है। एमपी में कांग्रेस के उस गढ़ को भी बीजेपी ने भेद दिया, यानी कि छिंदवाड़ा सीट भी बीजेपी के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और प्रत्युष यहाँ पर यह चर्चा जरूर होनी चाहिए कि अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। उधर मध्य प्रदेश कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी कमलनाथ के ऊपर थी। आप विधानसभा चुनाव जिता नहीं पाए, लोकसभा चुनाव में आपका इतना खराब प्रदर्शन, जो आपके खुद के बेटे की सीट है नकुलनाथ की, वो आप नहीं बचा पाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अब एक नई रणनीति के साथ अपने इन पुराने नेताओं को के लिए सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मुकेश केजरीवाल जो कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ यहां पर फिरोज बख्त साहब मौजूद हैं, मेरे साथ यहां देखने के लिए। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आज पता चल जाएगा कौन बनेगा पीएम। दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बनेगा पता नहीं है। आज देखते रहिए हमारे साथ वीडियो देखिए दोस्तों, पता चल जाएगा। लास्ट तक देखिए वीडियो, पता चल जाएगा कौन बनेगा आज का प्रधानमंत्री। दूसरी बात आपने बात की है बयानों की। देखिए ऐसा है, एक अंग्रेजी की कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मैं कहूंगा एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड इलेक्शन। वो इस तरह के एंटी मुस्लिम बयानात आए, मैं समझता हूं उससे परहेज करना चाहिए। कोई भी, चाहे वो साउथ में एंटी हिंदू बयान आए कि ये पार्टी बीमारी है, मच्छर है, या फिर इस तरफ से आए कि ज्यादा बच्चे देने वाले। मैं कहता हूं कि देखिए ये जो मुल्क है, भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा श्री राम की, कान्हा का प्यार है, ये स्पिरिट है हमारी, और इसी स्पिरिट से हिंदुस्तान जो है सदियों से। आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, इस वक्त यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है सीटों को लेकर के कि कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे कौन पीछे। यूपी में ये देखिए तस्वीरों में, यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर चल रही थी। उत्तर प्रदेश में हो गया ये आंकड़ा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। और ये देखिए सीटें भी हम आपके सामने बता रहे हैं।
34 सीट समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। कहां बीजेपी कह रही थी 70 प्लस, यूपी में बीजेपी 35 सीटों पर आगे है। बहुत ही कांटे का मुकाबला किया है। 5वीं बार लगातार जिताने का मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है। कार्यकर्ता को दूंगा जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रही। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हिम्मत, हौसला और उनका मनोबल वो बढ़ाती रही। मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पार्टी ने आज 100% स्ट्राइक रेट। तो प्रत्युष चिराग पासवान, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जो है उसने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन बहुत उलटफेर वाला ये लोकसभा के नतीजे रहे हैं। हमारे साथ कर्नाटक से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। कर्नाटक से बड़ी खबर क्या है, ये देखिए स्क्रीन पर। गुलबर्ग से कांग्रेस ने चुनाव यहां पर जीत लिया है। यहां पर इस बार जेडीएस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के राधाकृष्ण ने ये सीट जीती है। कर्नाटक से 6,52,000 का ये फासला है, इतने मतों के अंदर से उन्होंने चुनाव जीता है। हावेरी से मुंबई जीत गए। जी बस नतीजे बताएगा जैसा मोदी जी चाहेंगे, लेकिन आज की तारीख में देखिए मामला यहां पलट गया है। वही दिग्विजय सिंह जी न्यूज से जुड़े थे और वो कह रहे थे कि नहीं ये तो जनादेश सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाँ, ईवीएम कभी कभी गड़बड़ी करता है। बिल्कुल, और देखिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। टीकमगढ़ से बीजेपी ने अपनी सीट को जीत लिया है। बीजेपी के वीरेंद्र कुमार यहां से जीते हैं। वीरेंद्र कुमार 4,03,000 वोटों से यहां से जीते हैं। तो आज का जो दिन है उसमें चाहे विपक्षी दल के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, कई दिग्गज हारे हैं, कई दिग्गज जीते हैं। कई का जो अंतर है, जो माना जा रहा था लाखों में होगा, वो उतना बड़े अंतर से नहीं जीते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी उठापटक इस 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में जरूर दिखाई दिया है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, यानी यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है। जो सबसे बड़ी खबर है वो छिंदवाड़ा को लेकर है। प्रत्युष, बहुत उम्मीद थी, वहां झटका मिला है। एमपी में कांग्रेस के उस गढ़ को भी बीजेपी ने भेज दिया, यानी कि छिंदवाड़ा सीट भी बीजेपी के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और प्रत्युष, यहाँ पर यह चर्चा जरूर होनी चाहिए कि अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। उधर मध्य प्रदेश कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी कमलनाथ के ऊपर थी। आप विधानसभा चुनाव जिता नहीं पाए, लोकसभा चुनाव में आपका इतना खराब प्रदर्शन, जो आपके खुद के बेटे की सीट है नकुल नाथ की, वो आप नहीं बचा पाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अब एक नई रणनीति के साथ अपने इन पुराने नेताओं को के लिए सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मुकेश केजरीवाल जो कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर फिरोज बख्श साहब मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर फिरोज बख्श तो है, मैंने बताया, और मेरे साथ उदय माहूरकर साहब है। बिल्कुल, उदय माहूरकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आरती टिक्कू है। लेकिन मैं बख्श साहब सबसे पहले आपका रुख करूंगी। मुसलमान वोट कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितनी सीटों में उलटफेर हुआ है उसमें मुसलमान वोट की एक बड़ी भूमिका है। क्या वजह है कि जो महिला मुसलमान वोट था वो तो 3 तलाक के फैसले के बाद हमेशा से मोदी का फैन रहा है, तो इस बार ये बड़ी उठापटक की आप क्या वजह देख रहे हैं? जिस तरीके के बयान मुसलमानों को लेकर सामने आए, क्या उससे मुसलमान और ज्यादा आहत हुआ और एकजुट होकर वोट दिया, या यूसीसी का डर था मुसलमान को? हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है शोभना साहिबा, ये आपने बहुत एक सेंसिटिव सवाल पूछा है और मैं बखूबी इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, मुसलमान, ये तो दुनिया जानती है कि कसरत से वोट नहीं देता है बीजेपी को, लेकिन हम जो मुस्लिम महिलाएं हैं, चूंकि ट्रिपल तलाक को खत्म किया था सरकार ने, वो वोट देती हैं। उनका वोट जरूर पड़ा है। ठीक है, परसेंटेज पहले के मुकाबले मुझे पता नहीं उतनी है, उससे कम है, लेकिन इम्पैक्ट इसका जरूर पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बात की है बयानों की।
देखिए ऐसा है, एक अंग्रेजी की कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मैं कहूंगा एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड इलेक्शन। वो इस तरह के एंटी मुस्लिम बयानात आए, मैं समझता हूं उससे परहेज करना चाहिए। कोई भी, चाहे वो साउथ में एंटी हिंदू बयान आए कि ये पार्टी बीमारी है, मच्छर है, या फिर इस तरफ से आए कि ज्यादा बच्चे देने वाले। मैं कहता हूं कि देखिए ये जो मुल्क है, भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा श्री राम की, कान्हा का प्यार है, ये स्पिरिट है हमारी, और इसी स्पिरिट से हिंदुस्तान जो है सदियों से। आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, इस वक्त यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है सीटों को लेकर के कि कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे। यूपी में ये देखिए तस्वीरों में, यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर चल रही थी। उत्तर प्रदेश में हो गया ये आंकड़ा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। और ये देखिए सीटें भी हम आपके सामने बता रहे हैं, 34 सीट समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। कहां बीजेपी कह रही थी 70 प्लस, यूपी में बीजेपी 35 सीटों पर आगे है। बहुत ही कांटे का मुकाबला किया है। 5वीं बार लगातार जिताने का मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है। और ये ऐसे में इसका श्रेय मैं मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को दूंगा जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रहीं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हिम्मत, हौसला और उनका मनोबल वो बढ़ाती रहीं। मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पार्टी ने आज 100% स्ट्राइक रेट। तो प्रत्युष, चिराग पासवान जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जो है उसने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन बहुत उलटफेर वाला ये लोकसभा के नतीजे रहे हैं। हमारे साथ कर्नाटक से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। कर्नाटक से बड़ी खबर क्या है, ये देखिए स्क्रीन पर। गुलबर्ग से कांग्रेस ने चुनाव यहां पर जीत लिया है। यहां पर इस बार जेडीएस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के राधाकृष्ण ने ये सीट जीती है। कर्नाटक से 6,52,000 का ये फासला है, इतने मतों के अंदर से उन्होंने चुनाव जीता है। हावेरी से पूर्व सीएम मुंबई जीत गए। हावेरी से जी बस तो नहीं, नहीं मैं मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नीतीश जी की। नीतीश जी हो आई नो जी। तो अब मैं कुछ सीटों की बात कर रही थी, बेगूसराय की बात कर ले। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से गिरिराज सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीआईपी सीटों की बात कर ले। बनारस चलते हैं पहले। इसमें कोई शंका तो किसी को थी ही नहीं। नरेंद्र मोदी 76,000 के मार्जिन से आगे चले, लेकिन आंकड़ा तो बहुत बड़ा दिया जा रहा था कि लाखों के मार्जिन राहुल गांधी के मार्जिन से कम है। तो हाँ, लेकिन राहुल गांधी के मार्जिन से कम है। अभी गिरिराज सिंह बेगूसराय से 10,000 से लीड कर रहे हैं। सवेरे तो हम सोचे थे राहुल गांधी क्या करेंगे चुनाव के बाद। अमेठी सीट की बात कर ले। अमेठी जहां से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, 46,000 वोट से वो पीछे चल रही हैं। देखिए 12:30 का वक्त बीत चुका है और बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है। कांग्रेस का पीछे, मतलब जितना रिजल्ट से खुशी नहीं होगी उन्हें, उतनी अमेठी के रिजल्ट से खुशी होगी। इनके लिए तो हमारा आदमी काफी है, जो वो बोल रहे थे कि इनके लिए तो यही मैनेज कर हमारा वर्कर ही निपटा देगा अगर सच में ऐसा हो रहा है। चलिए आगे कुछ और ऐसी वीआईपी सीट। अखिलेश यादव की सीट देख लीजिए, कन्नौज की सीट पर 63,000 वोट से आ गया। इत्र की सुगंध बिखर गई है समाजवादी पार्टी के इस वक्त मुख्यालय में भी। अखिलेश यादव के लिए भी है, 63,000 वोट से आगे चल रहे हैं। कन्नौज से नाटक करते हैं उनके विरोधी। डिंपल यादव देख लें, मैनपुरी से डिंपल यादव 72,000 वोटों से लीड कर रही है। तो कन्नौज और मैनपुरी दोनों। आजमगढ़ चलते हैं। आजमगढ़ से निरहुआ जो है वो पीछे चल रहे हैं, यानी 45,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। वहाँ पे समीकरण भी उनके फेवर में थे, मुस्लिम यादव समीकरण। जमाली जब आ गया तो तय था कि मतलब, लेकिन अभी एक भी सीट ऐसी नहीं है, ये जो वीआईपी सीट है जिसमें कोई सरप्राइज नजर आए। 45,000 वोट से लीड कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ से निरहुआ पीछे चल रहे हैं। एक और सीट की बात कर लें, हम इकरा हसन की बात कर रहे हैं। 32,000 वोट का मार्जिन इस वक्त बना हुआ है। इकरा हसन आगे चल रही हैं। और एक और सीट लखनऊ की,
बड़ी वीआईपी सीट, पहली बार है कि 1 लाख के मार्जिन मार्जिन से आगे चल रहा हो बड़ा नेता, नहीं तो अभी तक सब 1 के नीचे नीचे ही थे। 1 लाख का मार्जिन। दिल्ली में क्लीन स्वीप है अभी भी। जी। मेनका गांधी सुल्तानपुर से 10,000 वोट से पीछे चल रही है। मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर से पीछे होना बड़ी बात है, 10,000 वोटों से ही सही लेकिन पीछे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी मार्जिन 145,000 का मार्जिन है। 1.5 लाख 1.5 लाख का मार्जिन हजार में लिखा हुआ है। 145,000 1.5 लाख का मार्जिन, ये प्रधानमंत्री के मार्जिन का डबल। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रेडिट रायबरेली की जनता को। अब लेकिन देखना ही होगा वायनाड वाला मार्जिन प्रियंका को भी दे देना चाहिए थोड़ा सा, जिस तरह से रात भर वो अपने भाई के लिए वहां अमेठी और राहुल गांधी के लिए पूरी कमान उन्होंने ही संभाली। बस वायनाड का भी अब मार्जिन देखना चाह रही हूँ कि कितना होगा। गाजीपुर में देखिए, गाजीपुर में अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं, 26,000 की लीड उन्होंने ली हुई है। यहां से कुछ परिवर्तन आ जाए ऐसा मुश्किल ही दिखाई देता है। तो ये वो वीआईपी सीट है, चाहे गाजीपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, कन्नौज, मैनपुरी, अमेठी, रायबरेली, जहां पर इस वक्त इसमें एक हसन की सीट की बात और कर ले, मुरादाबाद की सीट की भी बात कर लेते हैं, जहां से रुचि वीरा चुनावी मैदान में। रुचि वीरा 35,000 की लीड ले रही है, क्योंकि स्टेशन का टिकट कटा था यहाँ से और स्टेशन नाराज से पहले उनको टिकट दे दिया था स्टेशन को, बाद में उनका टिकट काटा, रुचि वीरा को उनकी दिया। नाराजगी का कोई असर तो दिखाई नहीं रहा है। वायनाड से राहुल गांधी ने जिद पकड़ ली थी। वायनाड से राहुल गांधी 2,40,000 वोटों से आगे। वायनाड से वहां 1.5 लाख, यहाँ पर अब 2 लाख। देवेंद्र आप ये बताइए, बहुत से लोग मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि अब जो ये ट्रेंड्स इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत देर से हिले नहीं है, आपके हिसाब से स्थापित ट्रेंड्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और जो पार्टी का सिस्टम है, एनडीए का सिस्टम है, अब वो लोग सेलिब्रेशन मोड में आ रहे हैं, उसको लेकर तैयारियां उनकी अब शुरू हो रही हैं। सेलिब्रेशन सर सबसे बड़ी है जो लीड में है, उसके पास कितनी सीटें हैं? तो पहले 106, 120, 130 वाली पार्टी सरकार बनाती थी, ये तो 243 वाली। रजत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान करें तो नरसिम्हा राव की 240 के आसपास सीट्स थी। अब उनको हम मजबूत प्राइम मिनिस्टर कहें कि कंसेंसस वाला प्राइम मिनिस्टर कहें, उन्होंने मजबूत सरकार चलाई, उन्होंने पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी बदल दी, अपनी मर्जी का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल मजबूत चलाई, लेकिन कितने मोर्चों पे समझौता करना पड़ता था साथी दलों के साथ। तो वो एक नई, जो पिछले 10 साल में हमने परिपाटी नहीं देखी, वो नई परिपाटी। ये देखिए, ये देश का नुकसान है, ये किसी पार्टी का, किसी सरकार का नुकसान नहीं है। देश में कोalition सरकारें जब बनेंगी तो उसके नुकसान होते हैं, उसके लाभ भी होते हैं। एक देश का जो अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग लोगों का मत है, वो सब परिलक्षित होता है, नहीं तो एक ही का मत दिखता है हर जगह। मुझे लग रहा है जो महाराष्ट्र को लेकर जो परिणाम आएंगे, इसका असर महाराष्ट्र की सरकार पर जरूर आने वाले दिनों में पड़ेगा, कि 4 महीने के बाद ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में, और ये 3-4 जगह। एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए थे उद्धव ठाकरे के, मुझे लग रहा है उसके बाद जब परिणाम दिखेंगे तो वो विधानसभा चुनाव, कांग्रेस में विलय करने वाले विधानसभा चुनाव के पहले, तो ये हो सकता है कि वहां पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार हम उन्हें भी इस चर्चा में शामिल कर ले। प्रमोद तिवारी जी,